नमस्कार। आज हम ईरान और इज़राइल के बीच जो हाल में तनाव बढ़ा है उस पर बात करेंगे और खासकर जून 2025 में जो एक बहुत नाजुक सा संघर्ष विराम हुआ है उसकी गहराई में जाएंगे। जी। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो दशकों से एक प्रॉक्सी वॉर मतलब पर्दे के पीछे की लड़ाई चल रही थी, हाँ। वो अचानक सीधे टकराव में कैसे बदल गई और ये इतना अहम क्यों है, इसके फौरी नतीजे क्या हैं। बिल्कुल। शुरुआत इसी से करते हैं कि कैसे ये दो देश जो सालों से आप कह सकते हैं छिपकर लड़ रहे थे, हाँ। वो एकदम से आमने सामने आ गए। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, कह सकते हैं। दशकों से हमने यही देखा कि ये दोनों देश कोशिश करते थे कि सीधा टकराव ना हो। हाँ, मतलब लेबनान, सीरिया, गाजा। हाँ, बिल्कुल। इन्हीं इलाकों में अपने जो सहयोगी गुट हैं उनके जरिए एक दूसरे को निशाना बनाते थे। वही प्रॉक्सी वॉर या शैडो वॉर जिसे कहते हैं। जी, शैडो वॉर। लेकिन ये जो जून 2025 की घटनाएं हैं, ये इस पैटर्न से एकदम अलग हैं। ये सीधे सैन्य टकराव की तरफ एक खतरनाक कदम है। तो चलिए हाल की घटनाओं पर आते हैं। इजराइल ने ये ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। ये क्या था असल में और क्यों? देखिए, इजराइल का तर्क ये था कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है और जो उसके सहयोगी गुट हैं, उनका असर वो बहुत बढ़ गया था। एक बड़ा खतरा बन गया था उनके हिसाब से। अच्छा। तो उसी के जवाब में इजरायली सेना ने ईरान के अंदर 170 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। 170 से ज्यादा? काफी बड़ा स्केल है ये तो। बहुत बड़ा। इनमें मिसाइल साइट्स थीं, कमांड सेंटर थे और चिंता की बात यह है कि कुछ परमाणु रिसर्च से जुड़ी जगह भी शामिल थीं। उनका मकसद साफ था, ईरान की जो मिलिट्री क्षमता है उसको कमजोर करना। जाहिर है ईरान ने भी इसका जवाब दिया होगा। उनकी तरफ से क्या हुआ? कितना जोरदार जवाब था? जवाब बहुत तीखा था और बड़े पैमाने पर था। उन्होंने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं और रिपोर्ट्स के मुताबिक तो हजारों ड्रोन से हजारों ड्रोन से इजरायली शहरों और उनके मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। ये सिर्फ कोई दिखावटी हमले नहीं थे। नहीं, इनसे नुकसान भी हुआ। बिल्कुल, काफी नुकसान हुआ और कई लोग हताहत भी हुए। ये करीब आप मानिए 12 दिन तक ये सीधा टकराव चला। 12 दिन? हाँ, और इसने पूरे रीजन को एक तरह से सांस रोक कर रखने पर मजबूर कर दिया था। ये दिखाता है कि ईरान भी सीधे जवाब देने को तैयार था, शायद पहले जितना अंदाजा था उससे कहीं ज्यादा। फिर इसमें अमेरिका बीच में आया, उन्होंने मध्यस्थता की और 24 जून 2025 को ये संघर्ष विराम लागू हुआ। लेकिन क्या ये टिकेगा? इस इलाके में तो संघर्ष विराम अक्सर। हाँ, आपकी चिंता बिल्कुल सही है। देखिए, शुरुआत में तो दोनों तरफ से एक दूसरे पर उल्लंघन के आरोप भी लगे थे। हाँ। लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि संघर्ष विराम मोटे तौर पर टिका हुआ है। हालांकि स्थिति अभी भी बहुत तनावपूर्ण है। ये कोई शांति समझौता तो है नहीं, बस गोलीबारी रुकी है। जमीनी हकीकत तो यही है कि दोनों पक्षों के बीच जो अविश्वास है वो बहुत गहरा है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस सीधे टकराव के बाद दोनों ही तरफ से जीत के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। हाँ, ये तो होना ही था। इजराइल कह रहा है कि उन्होंने ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को सालों पीछे धकेल दिया है, अपनी मिलिट्री ताकत दिखा दी है। और ईरान दूसरी तरफ, ईरान ने भी इसे अपनी ऐतिहासिक जीत बताया है। वो ये दिखा रहे हैं कि देखो, हम इजराइल पर सीधा हमला कर सकते हैं। अच्छा। और इसी जीत के दावे के साथ ईरान ने अपने देश के अंदर सख्ती भी बढ़ाई है। खासकर जो दुश्मन देश हैं जैसे इजराइल, उनके लिए जासूसी के आरोप में कई लोगों को फांसी दी रही है। उफ। लेकिन इस तनाव के बीच भी अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत दोबारा शुरू करना चाहता है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? विरोधाभास दिखते हैं। अमेरिका शायद ये सोच रहा है कि बातचीत ही एकमात्र लंबा रास्ता है तनाव कम करने का और परमाणु कार्यक्रम को कंट्रोल करने का, भले ही हाल में ये सीधा टकराव हुआ हो। पर इजराइल का रुख तो अलग है। बिल्कुल। उनके सेना प्रमुख ने तो साफ कहा है कि अभी उनका ध्यान वापस गाजा में हमास के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है उस पर रहेगा। तो ये सवाल उठता है कि क्या ईरान के साथ ही जो हुआ ये इजराइल के लिए बस एक लिमिटेड ऑपरेशन था या सिर्फ एक टेम्पररी पॉज है? ये कहना मुश्किल है अभी। और दुनिया के बाकी देश, चीन, रूस, वो क्या कह रहे हैं? चीन और रूस दोनों ने ही संयम रखने और टेंशन कम करने की बात कही है। उन्होंने इजरायली हमलों की आलोचना भी की। चीन ने तो मध्यस्थता की पेशकश भी की थी, लेकिन उसका असर कुछ खास दिखा नहीं। ये दिखाता है कि इस मुद्दे पर जो बड़ी ताकतें हैं उनमें भी मतभेद हैं। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास देखना जरूरी है। 1979 की जो ईरानी क्रांति थी
वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्रांति से पहले ईरान और इजराइल के रिश्ते ठीक ठाक थे। ईरान ने इजराइल को मान्यता भी दी थी। हाँ, ये कम लोगों को पता होगा शायद। जी, लेकिन 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई और सब बदल गया। ईरान ने इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया और यहीं से वो प्रॉक्सी युद्ध का लंबा दौर शुरू हुआ। मतलब ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास, हूती। हाँ, लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हूती, इन जैसे गुटों को सपोर्ट करना शुरू किया, जिनका मकसद था इजराइल को नुकसान पहुंचाना। और इजराइल ने भी इसका जवाब दिया, पर ज्यादातर सीक्रेट तरीके से, है ना? हाँ बिल्कुल। इजराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले किए, कई ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स की हत्याएं करवाईं। ओहो। और ईरान के परमाणु और मिलिट्री प्रोग्राम्स को निशाना बनाते हुए साइबर अटैक भी किए। और इन सब के सेंटर में हमेशा ईरान का परमाणु कार्यक्रम रहा है, जिसे इजराइल अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। बिल्कुल, अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। सालों तक ये लड़ाई ऐसे ही पर्दे के पीछे चलती रही। तो इस बैकग्राउंड को देखें तो जून 2025 की ये जो घटनाएं हैं, ये सिर्फ हमलों की संख्या बढ़ने से कहीं ज्यादा है। ये स्ट्रैटेजी में एक फंडामेंटल चेंज का इशारा क्यों है? क्योंकि ये दशकों पुराने जो अघोषित युद्ध के नियम थे, उनको तोड़ता है। प्रॉक्सी और सीक्रेट ऑपरेशंस की जगह अब सीधे खुले मिलिट्री हमलों ने ले लिए हैं। हाँ। शायद दोनों ही पक्ष इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रॉक्सी युद्ध से उनका काम नहीं चल रहा था, या शायद कोई घरेलू राजनीतिक दबाव था। हो सकता है। वजह जो भी हो, इसका मतलब यह है कि अब गलती की गुंजाइश बहुत कम है। कोई भी छोटी सी चूक या गलतफहमी एक बड़े विनाशकारी युद्ध में बदल सकती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, दशकों के शैडो वॉर के बाद ये पहला सीधा टकराव हुआ। एक बहुत ही नाजुक संघर्ष विराम है, दोनों तरफ से जीत के दावे हैं, और जो असल मुद्दे हैं जैसे परमाणु कार्यक्रम, वो अभी भी अनसुलझे हैं। यही है इस वक्त की हकीकत। बिल्कुल यही है। और ये सिर्फ ईरान और इजराइल की बात नहीं है। इस सीधे टकराव ने पूरे मिडल ईस्ट की जो अस्थिरता है, हाँ, उसे और उजागर कर दिया है। जी। इसके ग्लोबल असर भी हो सकते हैं, खासकर एनर्जी मार्केट्स पर, तेल की कीमतों पर और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये रह जाती है, अब जबकि इजराइल का ध्यान वापस गाजा पर जा रहा है और अमेरिका परमाणु बातचीत की कोशिश कर रहा है, तो क्या ये संघर्ष विराम वाकई इस क्षेत्र में कोई स्थायी शांति ला पाएगा, या फिर ये जो सीधे टकराव का दौर हमने देखा, ये भविष्य में इस प्रॉक्सी युद्ध की शक्ल को हमेशा के लिए बदल देगा?